हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं पीके मैथ्स क्लास पर। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट छठा करेंगे। और अगर आप पिछले वीडियो का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, क्योंकि जीडीसी से संबंधित टोटल 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएं। वहाँ आपको सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। और वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर इसमें कोई कमी है तो कमेंट करके बताएं, हम इसमें सुधार करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक नंबर में है, यदि x अनुपात y, पहला नंबर x अनुपात y बराबर 3:1, तब कह रहा है क्वेश्चन में x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³। तो बहुत आसान है, आप यहां से निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 3 रख दीजिए और y का वैल्यू 1 रख दीजिए। तो 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 जाएगा 26 और 3 की क्यूब 27 और प्लस 1 हो जाएगा 28, मतलब 13 दूनी 26 और 14 दूनी 28, 13:14। आपको ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो इनका नया अनुपात क्या होगा। टोटल विद्यार्थी 504 दिया हुआ है और इसमें बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 13:11। तो 13:11 मतलब कुल विद्यार्थी यहाँ कितना हो जाएगा 24। तो जो 504 है, 24 की वैल्यू 504 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे 24 दूना 48, 24 से कम 24, 21। तो बताइए लड़का कितना हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 21 और 6 27, 273 लड़का हो गया। और इधर गुणा कर लेंगे हम, तो 21 से कम 21 और 2 23, 231 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 12 लड़की और शामिल कर लें, तो इसमें 12 प्लस कर देंगे। 12 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, मतलब 243। तो 273 और 243 का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 4 2 7, 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 3 9, 243। अच्छा, इधर 273 है, 3 से काटेंगे, 3 और 27, 3 कम 3, 3 8 24 और 3 कम 3, मतलब 91:81। 91:81 आपको ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 3 नंबर। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसकी कीमत के 3/4 मूल्य पर खरीद कर उसकी कीमत से 50% अधिक पर बेचता है। क्रय मूल्य पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए कह रहा है उसकी कीमत के, मतलब कीमत 4 है, कीमत 4 है, लेकिन जो खरीदता है सीपी कितना पर, 3 पर खरीदता है और उसको कहता है 50% अधिक पर बेच देता है। 50% अधिक पर बेच देता है, लेकिन किसके मूल्य पर, कीमत पर या फिर सीपी पर। तो कह रहा है कीमत से 50% अधिक, मतलब 4 से 50% अधिक पर बेच देता है, मतलब 4 का 50% अधिक मतलब 150%। परसेंट के लिए 2 जीरो, 15 चौक 60 में भी 1 जीरो चला जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब लाभ और हानि की कहानी क्रय मूल्य पर होता है। तो 3, यहाँ देखिए 3 से 6 कितनी की लाभ हो रहा है, 3 की लाभ। तो 3 की लाभ 3 पर हो रहा है, तो 1 पर होगा, तो 100 की कितना होगा, 100 होगा। मतलब यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100% हो रहा है। कितना हो रहा है, 100%। या 1 के मतलब भी बोल सकते हैं आपकी 100% के बराबर होगा, क्योंकि 1 के मतलब 100%। 4 नंबर है, रेल पटरी के बगल में खड़े विद्युत खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी में बैठे यात्री उन खंभों को गिनता जाता है। 4 घंटे में वह कितने खंभों से गुजरेगा यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले आप दूरी निकाल लीजिए, है ना। रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर, और जो समय दिया हुआ है
समय दिया हुआ 4 घंटा, समय 4 घंटा है, तो दूरी अगर हम निकाल लें तो दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, मतलब 45 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, मतलब 180 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 50 मीटर की दूरी पर है, जो दो खंभा है, मान लीजिए यहाँ एक खंभा है और यहाँ एक खंभा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है 50 मीटर है। तो आप जो है पहले किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 180 गुणा 1000 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर खंभे की संख्या बताना है, तो देखिए यहाँ भी दूरी है और यहाँ भी दूरी है, तो खंभा वाला जो दूरी है वो दूरी से इसमें हम भाग दे देंगे, है ना, वो दूरी से इसमें भाग देंगे तो हमारा संख्या निकल जाए। या मान लीजिए कितना दूरी में 50-50 करके मान लीजिए कि टोटल n खंभा है, तो 50 मीटर इंटू n बराबर इतना लिखेंगे, मतलब 50 इसमें भागा देंगे तो 0 50 दूनी 100, मतलब 20 18 दूनी 3600, 3600। अब ध्यान देंगे कि जो दूरी निकलता है दो खंभे के बीच को मिला करके दूरी निकलता है, लेकिन गिनती जब होगा तो ये तो छूट रहा है, गिनती में ये तो छूट रहा है क्योंकि दूरी निकल रहा है, लेकिन हम काउंट इसको छोड़ के कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें ये क्या करेंगे जोड़ेंगे, मतलब हमारा टोटल खंभा कितना आएगा 3601 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5 में यदि जब किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है, तो पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। घटाने की बात कर रहा है तो घटा दो, जोड़ने की बात कहेगा तो जोड़ देंगे। तो पहली संख्या के 25%, तो 25% के मतलब कितना होता है 1/4, 1/4। अब इसमें कह रहा है कि घटाया जाता है दूसरी संख्या में, है ना, दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो घटकर 5/6 हो जाता है। तो 5/6 को अगर हम घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1/6, मतलब दूसरी संख्या जो होगा 1/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये तो रेशियो का प्रॉपर्टी है, जब फ्रैक्शन में रहता तो बराबर हो जाता, पहले और दूसरा का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, या एलसीएम भी आप निकालिए तो वही आने वाला है, कैसे भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 में है जब खंभे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। हाइट एंड डिस्टेंस है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं पूरा स्टेप। इसमें देखिए 3 एंगल से बनता है, एक तो 30 डिग्री से बनता है, एक 60 डिग्री से बनता है और एक 45 डिग्री से बनता है। बहुत रेयर केस में 45 डिग्री बनता है क्योंकि 45 डिग्री में वैल्यू बराबर हो जाता है, ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है 30 और 60 पर ही बनता है। तो देखिए 30 डिग्री की अगर कहानी रहेगा, मान लीजिए ये एंगल है, तो रेशियो में हम बात कर रहे हैं, अगर ये 30 डिग्री की कहानी है तो ये अनुपात में 1 होगा और ये अनुपात में √3 होगा, तब ये जो होगा 2 के बराबर होगा। लेकिन अगर यही 60 डिग्री होगा, अब यहाँ से देख लीजिए कि ये 90 डिग्री है, तो जब ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा। अब यहाँ से समझ लीजिए 60 के लिए क्या हो जाएगा √3। अगर आप दूसरा ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना। 45 डिग्री में अगर हम बात करेंगे, 45 डिग्री में बात करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो इस तरह से 45 डिग्री में दोनों की वैल्यू बराबर आ रहा है, मतलब 45 डिग्री में ही उसकी मतलब जो ऊंचाई वास्तविक जो हाइट है और परछाई जो है बराबर होगा। 7वां नंबर में है tan 4π/3 का मान क्या होगा। tan 4π/3, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan π + π/3, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेंगे तो 3π + π बराबर फिर हो जाएगा 4π/3। अब यहाँ पर मान लीजिए कि फॉर्मूला बनता है कि tan, इसको मान लीजिए कि पूरा थीटा है, ये मान लीजिए पूरा एंगल थीटा है, तो tan π + थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, और पाई क्या है ये रेडियन में दिया हुआ है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। मतलब आप ऐसे भी याद मालूम होगा कि tan 180 डिग्री + थीटा बराबर tan थीटा होता है
तो यहाँ पाई बाई 3 हो जाएगा। टेन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, टेन पाई बाई 3, और पाई का मतलब पाई रेडियन, और रेडियन पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई 180 डिग्री के बराबर, तो 180 डिग्री से 3 में भाग देंगे तो 60 डिग्री आएगा, है ना। टेन 180 डिग्री बाई 3, तो ये 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान कितना होता है, 10 में √3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 में है, जब नल ए बी तथा सी टंकी से जुड़े हैं तथा उनमें उनसे पानी बहने की गति क्रमशः 42 लीटर प्रति घंटा, 56 लीटर घंटा और 48 लीटर घंटा है। ए तथा बी से पानी भरा जाता है तथा सी से निकाला जाता है। यदि तीनों से एक साथ खोल दिया जाए तो 16 घंटे में भर जाएगी। तो टंकी की धारिता क्या है, टंकी की क्षमता पूछ रहा है। देखिए, एक टंकी में 3 नल है ए बी सी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। और इसमें जो भरने की जो उसकी चाल दिया है 42, और ये 56, और ये फिर दिया है 48। ध्यान देंगे ये लीटर पर घंटा है, लीटर पर घंटा है ना। तो यहाँ पर एक चीज गौर करिए, अगर क्वेश्चन में दिया रहता, आपको मैं थोड़ा बैक लेके जा रहा हूँ समझाने के लिए, कि मान लीजिए 3 नल है और अगर ये रहता 3 मिनट और ये 5 मिनट और ये 4 मिनट दिया हुआ है ना, तो आप क्षमता निकालते एलसीएम लेकर के, मतलब 5 और 20 या 60 अगर एलसीएम आ जाता, टोटल क्षमता हो जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4, और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 15। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब होता है कि इतना लीटर जो है 1 मिनट में भर रहा है, या इतना ml 1 मिनट में। अगर आदमी की बात रहेगा तो 1 दिन में इतना काम कर रहा है। तो ये जो दिया हुआ है ऑलरेडी क्षमता दिया हुआ है, लीटर प्रति घंटा जो है 1 घंटा में इतना लीटर भर रहा है, 1 घंटा में इतना लीटर भर रहा है, और ये 1 घंटा में इतना लीटर खाली कर रहा है। ये ऑलरेडी जो है हमारा क्षमता दिया हुआ है नल का, है ना। तब कह रहा है कि तीनों को भरने में कितना टाइम लग रहा है, तीनों को 16 घंटा का टाइम लग रहा है। तो तीनों को करेंगे तो 42, चलिए घटने वाला तो है तो घटा लेते हैं, तो 56 में 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 42 और 50, तो टोटल क्षमता 50, और टोटल टाइम लग रहा है 16 घंटा, तो 16 × 5 = 80, मतलब 800 लीटर की वो टंकी की क्षमता है, मतलब वो टंकी जो है 800 लीटर का है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। 9 नंबर में है, उस वृत्त की त्रिज्या पता लगाएं जिसके चाप की लंबाई 33 सेंटीमीटर है, जिसका संबंधित केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप इसमें आप फार्मूला लगाएंगे, चाप की लंबाई बराबर है ना, L बराबर 2πr थीटा, 360 डिग्री वाला फार्मूला लगाएंगे आप। लेकिन मैं वो सब यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, बहुत आसान से है, थोड़ा सा समझिए, है ना। देखिए, ये चाप की लंबाई इस तरह से, ये वाली जो हमारा लेंथ आ रहा है, ये जो मोटा आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, चाप की लंबाई। इतना दूर जो आ रहा है ये क्या है हमारा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और उसको हम L से लिखते हैं। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये जो लंबाई दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। देखिए बहुत आसान है, हम जानते हैं कि टोटल वृत्त में जो कोण बनता है 360 डिग्री कोण बनता है ना, 360 डिग्री का कोण। तो 1/4 भाग दिया हुआ है, मतलब इसी तरह से और 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा, तो 1 2 3 4, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी 90। मतलब ये 33 है तो ये भी 33 होगा, ये भी 33 होगा, और ये भी 33 होगा। मतलब टोटल परिमाप कितना आ गया, तो 33 × 4, ये भी 33, ये भी 33, और ये भी 33, मतलब 33 × 4 मतलब 132 आ गया। मतलब कि हम बोलेंगे कि वृत्त का जो परिधि आ गया, वृत्त की जो परिधि आ गया, कितना आ गया, 132 आ गया, है ना। तो आपको त्रिज्या निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, ट्रिक है, 7 44 154 ये त्रिज्या होता है, ये परिमाप या परिधि होता है, और ये क्षेत्रफल का होता है रेशियो। तो 132 यहाँ परिधि है, तो यहाँ परिधि लाने के लिए 44 में कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, तो हमारा रेडियस कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। ये होता है बनाने का सही तरीका। आप फार्मूला भूल भी जाएं तो आप
बिल्कुल कंसेप्ट से बनाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये आपको, हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में है, ए और बी क्रमशः 3 और 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। सी 6 महीना बाद बी जितनी पूंजी निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है, 1 वर्ष बाद वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। ए और बी है और फिर इसमें सी है। तो कह रहा है ए 3:5 के अनुपात में लगाता है और सी 6 महीना बाद आता है ना, सी 6 महीना बाद आता है और बी जितनी पूंजी लगाता है, तो बी 5 है तो सी भी 5 पूंजी लगाया है और 1 वर्ष की कहानी में है ना, वर्ष के अंत में। तो 6 महीने बाद आया ही, तो ये कितना दिन रहेगा पूंजी में, तो 6 महीना पूंजी में रहेगा। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब ये पूरा 12 महीना तक रहेगा। काटा कुटी करते हैं, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और ये 5, मतलब 6, 10, 5 उनके क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। एक वृत्त में वर्ग है, ये हमारा वृत्त है और इसके अंदर क्या है, वर्ग है। तो वर्ग जैसा लग भी नहीं रहा है। नाम दे देते हैं ABCD। और यहाँ वर्ग की जो भुजा है कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 14 सेंटीमीटर। तो जो, अच्छा ये बताएं कि केंद्र यहाँ क्या होगा। तो जो वृत्त का वर्ग का जो विकर्ण होगा वही उसका वृत्त का केंद्र होगा, है ना। तो ये बताइए आप, ये जब 14 दिया हुआ है तो ये पूरा कितना होगा, 14√2, है ना। जब ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा, पूरा 14√2। ध्यान देंगे जब इस तरह की बात है ना, इस तरह की बात है, जब यही चीज अगर एक है तो इसको लिखते हैं √2। अगर ये 2 है, ये भी 2 है, तो क्या लिखते हैं, 2√2। जब वैल्यू सेम हो तो √2 लगा करके वही वैल्यू को √2 लगा करके करेंगे, आपको वही आने वाला है, सेम चीजें, है ना। तो ये 14 है तो ये पूरा भी ये क्या हो जाएगा, चलिए हम इसकी ही बात कर लेते हैं, अभी इसको हटाते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 14√2। अब ये ध्यान दीजिए कि वृत्त के लिए क्या होगा, व्यास होगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब 7√2। तो 7√2 जो है हमारा क्या बन गया, रेडियस बन गया। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तभी आपको बताए थे ट्रिक, 7×44 154। अब 7√2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें √2 से गुना, तो इसमें भी √2 से गुना। लेकिन क्षेत्रफल में जो है उसका स्क्वायर करके गुणा करते, मतलब √2 का स्क्वायर करके गुणा करेंगे। तो 154 √2 का स्क्वायर 2, मतलब 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 2 एकम 3, मतलब 308 जो है वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, पाई के फॉर्मेट में दिया है, देखिए 308 तो आंसर आया, लेकिन पाई के फॉर्मेट में जब दिया है तो πr² लगाएंगे। क्या लगाएंगे, πr²। और r हमारा यहाँ कितना निकला था, 7√2। तो पाई 7√2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2√2 का स्क्वायर 2, 49 दूनी 98 पाई हो जाएगा, है ना। तो पाई के फॉर्मेट में ये आंसर और ट्रिक से यही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन में है, cos 53 डिग्री माइनस sin 37 डिग्री का मान क्या होगा। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये 9th 10th वाला बना देगा। cos 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। देखिए इसमें याद रखिए, है ना, कि जब घटाव है, अब ऐसे वाला क्वेश्चन ज्यादा घटाव में ही रहता है, नहीं तो गुणा में रहेगा, जोड़ में बहुत कम रहता है। देखिए अगर है, दोनों को जोड़ करके क्या 90 डिग्री आ रहा है, अगर ये दोनों जोड़ करके 90 डिग्री आ रहा है और घटाव में है तो आंसर 0, अगर गुणा में है तो उसका आंसर मार देना 1, क्योंकि यहाँ पर जो है जब भी कॉम्बिनेशन बना करके देगा, अगर साइन है तो कौशिक वाला फॉर्मेट बना करके देगा और कौश रहेगा तो सेक वाला फॉर्मेट बना करके देगा, ताकि उसका दोनों का गुणा करके 1 आ जाए,
है ना। उल्टा पुल्टा क्वेश्चन कभी जो दिमाग में सोचते हैं वो कभी ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, तो अब ये आया कैसे, तो देखिए इसका फॉर्मूले होते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, है ना, इतना बराबर साइन थीटा। तो ये cos 53 डिग्री कब आएगा, cos 53 डिग्री कब आएगा, तो 90 में हम कितना घटाएंगे 37 डिग्री, तभी तो 53 आएगा। और यही हमारा हो जाएगा अब यहाँ क्या, साइन 37 डिग्री। अब साइन 37 में साइन 37 घटाओगे तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है ना। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, सीधे देखना इन दोनों जोड़ करके 90 डिग्री हो रहा है क्या, तो घटाव है तो आंसर 0। 13 नंबर में है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दिया हुआ है, दो त्रिभुज है एबीसी, ए में दिया हुआ है 50 डिग्री और ये 70 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। एक और त्रिभुज दिया हुआ है 50 डिग्री, 50 डिग्री एफ लिखेंगे और फिर 70 डिग्री, ये 70 डिग्री और यहाँ पर ई लिखेंगे और इधर डी हो जाएगा क्या 60 डिग्री। तो देखो हम यहाँ ऐसे क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि समरूप होने का एक शर्त होता है कि संगत भुजा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी जो है समरूप होता है। तो जब ये कोण 50 डिग्री है तो ये भी कोण 85 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो उसको हमको सजाना है, ए बी सी डी जो भी अल्फाबेटिकल है उसको हम किस तरह से लिखें कि हमारा समरूप हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज एफ, देखो यहाँ पर ए बी सी है तो हम क्या चलेंगे एफ ई डी, क्योंकि 50 70 60, इधर भी 50 70 60 मतलब एफ ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में एक दुकानदार किसी वस्तु के दो मूल्य अंकित करता है, एक मूल्य उसके जो नगद भुगतान करेगा और दूसरा मूल्य उसके लिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन दर से 1 वर्ष बाद भुगतान करेगा। तो दोनों मूल्यों में अनुपात क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मूल्य निर्धारित करता है ना। तो एक को कहता है कि डायरेक्ट भुगतान करता है, जो भी मूल्य आता है वो डायरेक्ट भुगतान करता है, और दूसरे जब कहता है कि उसको 10% चक्रवृद्धि ब्याज और वो भी हाफ ईयरली लगा रहा है। तो 10% रेट दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में अर्धवार्षिक में रेट आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है। तो रेट अब यहाँ कितना हो जाएगा 5% हाफ ईयरली में हो जाएगा। और 1 वर्ष की कहानी, तो 1 वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं, तो 2 6 महीने होते हैं। तो हमारा टाइम बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20, अगर इसमें जोड़ेंगे तो हमारा होगा 21/20। 2 साल की कहानी तो स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 441/400। अब ये जो आया मूलधन मतलब इसको डायरेक्ट भुगतान कर दिया, और यही जो 441 आया इसमें 41 क्या है, तो ब्याज है। 41 इसमें क्या है, CI लगा हुआ है और वही ब्याज लगा करके इसको भुगतान करेगा। तो पहले जो बोला है क्वेश्चन में, वो पहले बोला है क्या नगद भुगतान, तो नगद भुगतान पहले 400 होगा और 441 ब्याज सहित वाला भुगतान होगा। तो हमारा 400/441 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। तुषार अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इन सभी चालों की औसत चाल से वह 4.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। देखिए पहले तो दिया हुआ है 2/5 भाग, 2/5 भाग और 1/3 भाग। तो इसका एलसीएम निकालो पहले हर का, तो 5 और 3 का एलसीएम टोटल कितना हो गया 15, है ना। तो 15 इसमें आप गुणा कर लो, बहुत आसान है। 3 5 15, 5 3 15, मतलब ये हो गया 3 दूना 6 और ये हो गया 5। अब इतना भाग को कितना का स्पीड से चलता है, तो 24 के स्पीड से चलता है, और ये भाग जो है 60 के स्पीड से चलता है। तो बाकी कितना बच जाएगा, तो 6 और 5 11 हो गया, टोटल 15 था तो 11 हो गया, तो मतलब 4 बच रहा है। और 4 भाग को कितना का स्पीड से चलेगा, तो 96 का। अब एक एक भाग का निकाल लो पहले, तो 6 चौक 24
5 12 5 60, 4 से 24 चौक 96, मतलब ये 4 आ गया, ये 12 आ गया और ये 24 आ गया, है ना। तो ये हमारा क्या निकला, ये चाल है, क्योंकि 6 भाग का है, ये 5 भाग का और ये 4 भाग का, तो हमने एक एक भाग का निकाल लिया, तभी तो हमारा औसत चाल हो जाएगा। अब इसमें टोटल समय दिया हुआ है 4.5 घंटा, तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या, 4 इंटू समय, तो औसत चाल पूरा कितना हो जाएगा, 12 4 16, और 16 और 24 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 का दूरी बराबर 4 इंटू समय 4.5 घंटा का मतलब हो जाएगा 9/2, तो 20 दूनी 40 और 20 नमा 180 किलोमीटर। तो दूरी क्या हो जाएगा, 180 किलोमीटर। राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी 16 नंबर। 16 में है, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाती है, तो ये तो डायरेक्ट परिभाषा है, अंतःकेंद्र कहते हैं, है ना। 17 में एक नाव ए से बी तक तथा पुनः ए तक जाने में कुल 4 घंटे का समय लेती है, धारा की चाल 2 है, शांत जल में नाव की चाल 4 है, तो ए से बी तक की दूरी क्या है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, ए से बी की कहानी है, ए से बी जाता है और फिर बी से ए पर वापस आ जाता है। तो इसमें जो है नाव और धारा की बात है, तो मान लीजिए धारा अगर इधर बह रहा है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला निगेटिव, मतलब डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। तो इसमें 2 किलोमीटर पर घंटा धारा की चाल दिया, धारा की जो चाल दिया वो 2 किलोमीटर पर आवर, और जो बोट की चाल दिया हुआ है, मतलब इसको स्ट्रीम लिख सकते, चलिए धारा रहने दीजिए, 4 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए कि जब धारा के साथ जाएगा तो उसका चाल कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा। अगर धारा के विपरीत जाएगा तो 4 में से 2 गया 2। तो ये जो हमारा है स्पीड का रेशियो है। अगर हम टाइम का रेशियो निकाल लें तो 6 रेशियो हो जाएगा, जो कि दूरी कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और 2 तिया 6। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 4 घंटा लग रहा है, तो यहाँ कितना लग रहा है, यहाँ भी 4 घंटा लग रहा है। तो 4 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 6 के बराबर हो जाएगा। मतलब टोटल दूरी कितना है, 6 ही किलोमीटर। मतलब 4 अगर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 4 जो है किसके बराबर, 4 के बराबर, है 1, तो 6 की निकालना है तो कितना, 6 किलोमीटर हो जाएगा। यानी तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं 6 कम 6, क्योंकि 4 4 के बराबर होगा तो कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 में है, ए की 10 दिन की मजदूरी के लिए बी की 15 दिन की मजदूरी के लिए कोई धनराशि पर्याप्त है। ए तथा बी की मजदूरी का भुगतान एक साथ करने पर राशि कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। ए 10 दिन और बी जो है 15 दिन। तो इसका टोटल काम कितना हो जाएगा, 30, तो 10 या 30, 15 दूना 30, तो 30 जो है दोनों को मिला करके, तो 3 2 5, तो कितने दिन के लिए हो जाएगा, 5 6 30, मतलब वो जो मजदूरी होगा दोनों को मिला करके 6 दिन के लिए होगा, है ना। मतलब अलग अलग करेगा तो उसका मजदूरी 10 दिन के लिए मिलेगा और बी को 15 दिन के लिए, अगर लेकिन अगर दोनों मिल करके करेगा तो वही मजदूरी 6 दिन के लिए दोनों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बटे जेड बराबर 1, और दिया हुआ एक्स वाई जेड बराबर -1। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसी को हम ब्रेक कर लेते हैं, है ना। इसको अगर हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम हटाते हैं, क्वेश्चन ही तो निकालना है। तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लेकर के, बाई है तो बाई जेड आ जाएगा, ये बाई है, एक्स है तो बाई जेड आ जाएगा, ये बाई है तो एक्स जेड आ जाएगा, और जेड है तो ये आ जाएगा एक्स वाई, और बटे में हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर 1। मतलब इतना बराबर, है ना, इतना बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड बराबर कितना दिया हुआ, -1, मतलब इसके बराबर कितना आ गया, -1, है ना। अगर हम एक्स वाई, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा, है ना। यही पूछ रहा है कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है ना, कि एक्स क्यूब मतलब फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में यह फॉर्मूला। अब इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे तो देखिए हमारा ये चीज तो यहाँ निकल गया, एक्स वाई बाई जेड एक्स जेड के रूप में निकल गया। अब हमें जरूरत किसका है, इस स्क्वायर वाले फॉर्मेट का। तो हम क्या करेंगे, अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। इसका अगर हमें स्क्वायर कर लेते हैं तो ये चीजें हमको मिल जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड हो जाएगा। और इतना बराबर 1 दिया हुआ है तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इतना बराबर कितना है -2, तक 2 गुना -1 तक 2 गुना इतना -1 करेंगे तो -2। अब इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे ये फार्मूला में तो क्या बन जाएगा 3 और गुना में और ये 1 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 3, इतना बराबर 1 है, इतना बराबर 1 है और इतना बराबर हमारा 3 निकला है तो ये 3 हो गया और माइनस। और ए बी बी सी वाला कितना है, ये -1 है। तो फिर माइनस तो पहले से और इतना बराबर -1 है, मतलब 1 और ये फिर कितना हो जाएगा 3 और 3 4 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि -3abc है लेकिन हमको वैल्यू इतने ही निकालना है। तो जब इतना निकालना है तो -3abc वाला को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3abc। और 3abc मतलब xyz, तो xyz की वैल्यू कितना है -1 है, मतलब 4 + 3 और इधर -1 करेंगे तो 4 + -3 मतलब कि 4 - 3 बराबर कितना आंसर 1 आंसर। ये क्वेश्चन बढ़िया था, इसको आप दोबारा बनाने की ट्राई करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में है, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है, ठोस के वापस तल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वृद्धि है तो वृद्धि कर दो 4/104 गुना 100, 2 से काट लो 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 2 से काट लो 50 दूनी 100, 2 से काट लो 26 दूना 52, 2 से काट लो, अच्छा 4 से कट रहा था ना, 4 से कट ही रहा था, इतना लंबा क्यों काट रहे हैं, 4/104 गुना 100, 4 से 4 दूना 8, 4 × 6 = 24, 4 से कट गया, 13 दूनी 26 और ये 50 गुना 100 मतलब हो जाएगा 13 चौक 52 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 × 3 = 39 और 1 मतलब इतना परसेंट, 3.11/13%। आपको ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 21 नंबर। 21 में है, यदि 2p बटे में p² - 2p + 1 बराबर 1/4 तो कह रहा है p + 1/p का वैल्यू क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा p² - 2p + 1 बराबर 4 दूना 8p। इसको इधर ले आओ तो p² माइनस और इधर हो जाएगा 10p + 1 बराबर 0 है ना। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इस चीज को हमें लाना है यहाँ पे, इसी चीज को हम यहाँ लाएंगे। तो यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे कि p + 1/p करने के लिए यहाँ 2p है मतलब 1p मिल जाएगा, लेकिन 1/p करने के लिए अगर इसमें हम p से भाग दे दें, p से अगर हम गुणा भाग कर लें तो हमारा आसान हो जाएगा, है ना। तो इसमें अगर हम p से भाग कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, चलो p से भाग कर लेते हैं, दोनों तरफ p से भाग, तो 0/p लिखेंगे तो p ही आएगा, मतलब ये हो जाएगा p और माइनस और इधर हो जाएगा 10 खाली और इधर हो जाएगा 1/p। अब देखो इसको लिखने का तरीका, तो p + 1/p - 10 बराबर 0 और इधर 10 चल जाएगा तो p + 1/p बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10।
तो लिखने का तरीका है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा है समझने का, इसको बनाने का प्रयास। 22 नंबर में है, यदि x बराबर 2 प्लस √3 तो कह रहा है x² माइनस एक्स प्लस 1 बटे में x² प्लस एक्स प्लस 1 का मान कितना होगा। अगर मान लीजिए कि x बराबर इतना दिया हुआ है तो बताइए 1 बटा x बराबर कितना होगा। 1 बटा x के मतलब 1 बटे 2 प्लस √3। अगर इसको हम परिमेयीकरण कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3। अब ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 बन गया a। मतलब कि ये पूरा वैल्यू कितने का बराबर हो गया, 1 के बराबर। मतलब 1 बटा x बराबर कितना आ गया, 2 माइनस √3। आगे काम करेगा, अभी जैसे हम कॉमन लेने के लिए सिखाए थे उसी तरह से यहाँ करना है। अगर इसमें हम x कॉमन ले लें, मतलब भाग दें, ऊपर नीचे दोनों में भाग दे दें हम, तो x आ जाएगा कॉमन, तो इधर हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स, है ना। नहीं समझ में आ रहा है आपको तो दोनों में जो है x से भाग कर दीजिए, इसमें भी x से भाग और इसमें भी x से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कट जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स, फिर इधर हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। कोई दिक्कत, मतलब ये जो x भाग दिए सभी में बारी बारी से भाग दिए हम। अब इसको लिखने का तरीका x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 और इसको लिखने का तरीका x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब कितना आसान बन गया, इतना बराबर इतना और 1 बाई एक्स बराबर इतना, है ना। तो बन गया क्या, 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3, तो ये तो कैंसिल हो गया, और माइनस 1 बटे में। अब यही चीजें लिखाएगा लेकिन प्लस में लिखाएगा, मतलब 2 प्लस √3 और यहाँ प्लस 2 प्लस √3 और यहाँ प्लस 1। 2 माइनस √3 है तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 4, 4 में से गया 3 और 2 2 4 और ये 4 1 5, मतलब 3 बटा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे और x का स्क्वायर निकालेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। में है, एक समभुज कोणीय अष्टकोण के एकांतरिक कोण की माप क्या होती है। अच्छा, मतलब एक पॉलीगोन की कहानी दिया हुआ है जिसकी भुजा कितना है, 8 है। अष्टभुज है ना, हाँ अष्टकोण है, तो उसके कारण आंतरिक कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम बहिष्कोण निकाल लेते हैं, फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। बहिष्कोण हम जानते हैं कि सभी भुजाओं के बहिष्कोण का योग कितना होता है, कितना भी भुजा रहे सभी के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। तो बताइए 8 कोणों में मान लीजिए कि जो है 360 डिग्री होता है। अगर एक का हम निकाल लें तो कितना होगा, 360 बटा 8, मतलब 8 चौक 32 और 8 पचे 40, तो 45 डिग्री जो हमारा बहिष्कोण आया। और हम जानते हैं जैसे ये मान लीजिए कि बहिष्कोण है और ये अंतःकोण है, तो अंतःकोण और प्लस बहिष्कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो पहले से 45 डिग्री ये वाला है, तो ये अंतःकोण ये वाला कितना हो जाएगा, तो 180 में 45 घटा देंगे तो मतलब हमारा कितना निकल जाएगा, 135 डिग्री। ज्यादा फार्मूला की झंझट नहीं, हमारे जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पॉलीगॉन पर करीब आपको 2-3 घंटा का वीडियो है, बिना कोई फार्मूला के आपको जो है आर.एस. अग्रवाल नवीन अंकगणित का पूरा एक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया हुआ है बिना कोई फार्मूला के। तो आप वहां जाकर के देखिए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में है 6x प्लस 4 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 5x बाई 2 माइनस x बाई 4। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो x का मान क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए। वैल्यू जो है ये सबसे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा ये होना चाहिए और इससे बड़ा ये होना चाहिए, है ना। जो ऑप्शन में आ जाएगा आपको वही आंसर हो जाएगा।
जैसे मैं डायरेक्ट ऑप्शन पर लेके चलता हूँ। ऑप्शन पहला में क्या है 0, दूसरा में है 1 और तीसरा में 3 और चौथा में है 2। तो अगर हम 0 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, है ना। और ये हो जाएगा 2 में से 0 तो 2, 4 दूना 8, ये 8 है तो इसे कम आना चाहिए तो ये हो जाएगा -2। तो ये इससे तो ये बड़ा है ना। लेकिन अगर ये 0 करते हैं तो ये तो ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा, और 0 - 0 तो 0 ही होगा, लेकिन 0 से क्या -2 बड़ा है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 और 2 में से गया 1, 4 एकम 4, मतलब 6 4 10, ये 10 आया। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 3 में से 3 और 3 में से 2 जाएगा 1। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 5/2 का मतलब 2.5 होता है, और 1/4 का मतलब कितना होगा 0.25। तो ये करीब करीब कितना आ जाएगा 5, और 4 में से 2 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, मतलब ये तो आ गया 2.25। 2.25 यहाँ पर 1, तो इससे क्या बड़ा है नहीं, छोटा है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन 3 देखते हैं तो 6 × 18, और 2 में से 3 जाएगा तो -1 मतलब -4, 18 में से 4 जाएगा तो 14 हो गया। अब यहाँ रखेंगे 3 तो 3 × 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 आया, तो 7 से बड़ा है 14, अब इससे ही बड़ा होना चाहिए, तो 3 है, तो 5 × 15, 15/2 का मतलब 7.5, और 3/4 का मतलब लिखेंगे 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, है ना। तो ये तो पॉइंट में आएगा 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, तो ये 5 हो गया, 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 6.75। तो देखिए 6.75 से 7 बड़ा है और 7 से 14 बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में है, दो संख्याएं x तथा y x ग्रेटर देन y इस प्रकार है कि उनका योग अंतर का 3 गुना है, तब 3xy बटे 2x² माइनस y² का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में तो कोई जान नहीं है ना। क्वेश्चन में कह रहा है योग जो है अंतर का 3 गुना है, मतलब अंतर का 3 गुना है, अगर 1 है तो ये 3 है, तो बड़ा अगर निकालना है तो जोड़ करके आधा, बड़ा वैल्यू x ग्रेटर देन y मतलब x बड़ा होगा, तो 3 में 4, 4 के आधा 2, y घटा के आधा, तो 3 में से गया 2, 2 के आधा 1, है ना। 3 में से गया 2, 2 के आधा 1, तो 2 और 1 निकल गया। आप डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कर दीजिए 3xy, तो 3xy तो 3 दूना 6 बटे में हो जाएगा 2 × x² माइनस y², तो 4 में से 1 गया 3, तो 3 दूना 6 मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, श्रीनिवासन ने 2 साल समान राशि को 2 वर्षों में 10% और 12% साधारण ब्याज की दर पर जमा किया। यदि एक वर्ष के अंत में उसे दोनों बैंकों से कुल 1650 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो उसने प्रत्येक बैंक में कितने रुपए जमा किए। देखिए 10% और क्वेश्चन में है 12%, तो टोटल कितना हो गया 10% प्लस 12% के अगर हम जोड़ेंगे तो 12 10 कितना हो जाएगा 22%, और ये 22% का ब्याज किसके बराबर दिया हुआ है 1650 के बराबर। 1650 के बराबर अगर हम 1% की कहानी निकाल लें या हम 11 से काट लें तो हमारा आसान ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि 11 दूनी 22 हमको लाने के लिए आसान पड़ जाएगा। तो 11 से काट लेते हैं, तो 11 के में 11, 11 × 5 = 55 और ये 0, मतलब यहाँ हो जाएगा 2, तो 2% बराबर यहाँ है 150, तो 100% बनाने के लिए 50 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 50 से गुणा करेंगे, तो 15 × 5 = 75, मतलब कितना हो जाएगा 7500 रुपया, है ना 7500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 27 नंबर। 27 में है 3 बटे में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 2 + √3 और माइनस 2/2 - √3, फिर बटे में है 2 - 5√3। तो देखो इस क्वेश्चन को परमीकरण अगर करोगे है ना तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेकर के कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि यहाँ कर रहे हैं तो हमारा 1 आ रहा है, तो परमीय करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6
मतलब 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 लिखेंगे और फिर माइनस 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 लिखेंगे और बटे में ये तो 1 हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 माइनस 5 रूट 3। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, इसको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस 3 रूट 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 2 रूट 3 बटे में 2 माइनस 5। अब 6 में से 4 जाएगा 2 हो गया, और 2 और 3 और 2 5 माने माइनस 5 रूट 3, और यही चीजें नीचे में भी आ गया, मतलब ये कट कर हमारा एक आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। फिर हम ठीक है दोस्तों, तो आज हम 27 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन को लेकर के। आपको ये तो छठा भाग है, 7वें पार्ट में हम मिलते हैं। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।